गुड इवनिंग वंस अगेन। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर। बच्चों, बायोलॉजी का हमने एक चैप्टर अभी पढ़ा, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, बता रहा था अभी कि ये कौन सा चैप्टर है, ये किस ब्रांच से रिलेटेड है बायोलॉजी की, दैट इज जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about transmission of traits from one generation to another generation। एक पीढ़ी पूरी, एक जनरेशन में जो ट्रेट है, कैसे वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, ये कैसे होता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर अभी इस चैप्टर में हम लोग ढूंढेंगे। ओके, तो अभी आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ये हमारे जेनेटिक्स का चैप्टर है। जेनेटिक्स में बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर हम लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए जो बार बार इसके अंदर नाम आएगा बच्चों। जैसे एक नाम अभी मैंने बोला, ट्रेट। ट्रेट किसको कहते हैं? एनी रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टरिस्टिक, फीचर और द बिहेवियर दैट इज नोन एज ट्रेट। ट्रेट रिकॉग्नाइजेबल फीचर हो सकता है। फीचर का मतलब कि मेरा नाक ऐसा है, ये मेरा ट्रेट है। मेरी आंखें डार्क है, काली है, तो ये मेरा एक ट्रेट है। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो ये मेरा एक ट्रेट है, पहचाना जा सकता है। मैं दिन को जागता हूं, रात को सोता हूं, ये मेरा बिहेवियर का ट्रेट है। तो बिहेवियर भी एक ट्रेट होता है बच्चों, बात समझ रहे? कोई ऑर्गेनिज्म, मधुमक्खियां, हनी बीज ग्रुप में रहती है, तो उनकी बॉडी में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो ग्रुप में रहती है, बिहेवियरल ट्रेट है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ट्रेट दो तरह के हो सकते हैं, या तो उनकी बॉडी का कोई फीचर हो, कोई पार्ट हो, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हो, या फिर उनका कोई बिहेवियर हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट। तो बच्चों, हम बार बार इस चैप्टर में आएंगे, ट्रेट की बात करेंगे। जैसे मैं आपको पूछूं टमाटर का क्या ट्रेट है, तो आप बोलोगे टमाटर लाल रंग का होता है, फ्लैशी होता है। तो ये जो भी उसकी बातें आप बता रहे हो वो उसके ट्रेट्स है। क्लियर? क्या आपको ट्रेट समझ में आया? दैट इज ट्रेट। सेकंड हम बात करेंगे बच्चों दो वर्ड्स की, एक होता है हेरिडिटी, एक होता है वेरिएशंस। ये बात भी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं। हेरिडिटी किसको कहते हैं? द सिमिलरिटीज बिटवीन द ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट्स। जो बच्चा हुआ है और जो उसके माता पिता थे, उन दोनों में कुछ एक जैसा है क्या? हाँ, बच्चे में भी दो हाथ हैं, माता पिता के भी दो हाथ हैं, बच्चे की भी दो टांगे, इसकी भी दो आंखें, तो हम कहेंगे ये हेरिडिटी है। क्या बात समझ आ रही? द सिमिलरिटीज बिटवीन ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। और ये हेरिडिटी हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोला जाता है, हेरिडिटी। क्लियर? ओके, तो आपने पहले तो पढ़ा, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। जेनेटिक्स में हमने देखा सबसे पहले कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी फीचर्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेट्स। फिर हमने कहा जब ट्रेट ट्रांसमिट होते हैं तो वो ट्रेट जो पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में दोनों कॉमन है, हम उनको बोलेंगे हेरिडिटी। और फिर हम पढ़ते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस किसको बोलेंगे बच्चों? द डिसिमिलरिटीज बिटवीन ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट्स। क्या आप बिल्कुल अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी हो क्या? नहीं। क्या आप अपने माता पिता जैसे हो क्या? हाँ। तो ये जो आप में जो कुछ आपके पापा मम्मी जैसा है वो हेरिडिटी है, और जो कुछ आपके अंदर नया आया है तो हम उसको बोलेंगे ये क्या है? वेरिएशन। ये वेरिएशन आया है। क्लियर? क्या कुछ कुछ टर्म्स समझ में आ रहे हैं आपको? टर्म्स समझ में आएंगे ना तो आपको एक्सप्लेन करने में भी इजी होगा, और आगे के जो रूल वगैरह जाके जो भी हम पढ़ेंगे वो भी आपको इजी लगेगा। क्लियर? तो ये हमने देखा जेनेटिक्स, ट्रेट्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्लियर? बच्चों, हेरिडिटी और वेरिएशन जो शब्द होते हैं वो कितनी जनरेशन में हमको दिखाई देंगे? क्या हमको उसके लिए 25 जनरेशन की स्टडी करनी पड़ेगी, या दो के बीच में ही कर सकते हैं? दो के बीच में ही कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है। सोच लो बच्चों कि आपके मोहल्ले में आपके बाहर मोहल्ले में एक कुत्ता रहता है, ब्लैक कलर का डॉगी है। अब उसके बच्चे हुए, अब आप देख रहे हो उसके ब्लैक के अलावा उसमें ब्राउन स्पॉट्स हो गए किसी में, तो ये क्या हुआ? ये वेरिएशन है उसके, एक में ही पता चल रहा है। और यदि उसकी सिमिलरिटी है, उसके नाक भी वैसा ही है, उस बच्चे का भी ऐसा ही है, हम कहेंगे ये हेरिडिटी।
हेरिडिटी और वेरिएशन जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो एक जनरेशन के अंदर ट्रांसमिशन में ही पता लग जाते, लेकिन जब ये वेरिएशन वेरिएशन बहुत सारे इकट्ठे होते जाते हैं तो उससे हम देखते हैं कि बिल्कुल नया तरह का ऑर्गेनिज्म सामने आ जाता है जो अपने बहुत बड़े जो पुराने एंसेस्टर्स है उनसे काफी अलग है। इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अराइजिंग ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। आज कोई स्पीसीज इस दुनिया में रह रही है, उससे बिल्कुल आने वाले टाइम में नई स्पीसीज बन जाए, इन्हीं से बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। ये एक बड़ा आंसर है, ये बहुत धीरे धीरे होता है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट हम एक ही जनरेशन में पता लगा सकते हैं, पर इवोल्यूशन एक ही जनरेशन में कुछ नहीं होता है। आप लोगों के दादाजी, आपके पिताजी, आपके बच्चों में बहुत कम कम अंतर आ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये कुछ और है। नहीं, सब ह्यूमन बीइंग ही है, होमो सैपियंस ही हम। इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम नई स्पीसीज बन गए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बच्चों शुरुआत में आपको थोड़ी सी टफ लगेंगी, मैं बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर एक चैलेंजिंग चैप्टर है, चैप्टर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो हमको ये सब समझ में आएंगे, लेकिन आपको इसके लिए थोरोली बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा कि चैप्टर तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन पूछो तो आपको आंसर बनाने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये है ही चैलेंजिंग चैप्टर। बच्चों, हमारी चैप्टर की शुरुआत में इन्होंने सबसे पहले बताया, नहीं बताया, हम इंट्रोडक्शन में पहले ही बता रहे हैं, व्हाट इज जेनेटिक्स, आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट इज अ ट्रेट एंड व्हाट इज इवोल्यूशन। इन सब में क्या आपस में रिलेशनशिप है और क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये सारे जो टर्म्स जिस ब्रांच में हम पढ़ रहे हैं उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो सिमिलिटीज जाती हैं, एक जैसापन जो आता है ना। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे बच्चों को भी बहुत गुस्सा आता है, तो हम कहेंगे यार ये हमारी हेरिडिटी। ठीक है ना। हमारे घर में सब गुस्से वाले हैं, लेकिन एक बच्चा है जो बहुत शांत है, तो कहेंगे यार ये कुछ वेरिएशन है, ये सबसे अलग है ना। आप अलग हो, वेरिएशन है, आप भी गुस्से वाले हो, ओके, तो फिर आपकी हेरिडिटी है। हाँ, क्या हुआ? आपको कैसे बताऊं कितना गुस्से वाली है? आपको कैसे पता पेरेंट्स भी गुस्से वाले? नहीं, ऐसा हुआ। हाँ, तो मैं तो जस्ट पूछ रहा था कि क्या आपके पेरेंट्स गुस्से वाले हैं? आपने बोला पापा हैं गुस्से वाले, मम्मी नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था। मैं मेरे आप इसके वो है ना। हाँ, गुस्से वाले चलिए बच्चों, तो समझ में आया आपको? कुछ भी बात समझ नहीं? एग्जांपल बच्चों, जब भी हम ये पढ़ेंगे ना, हम लोगों को अपने घर पे भी हम देखेंगे इन बातों को। जैसे मैं आपको बताऊंगा आपका ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे आपके पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे हमारा ब्लड ग्रुप आया होगा, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम कुछ कुछ बातें इसको हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से समझने की कोशिश करेंगे, तो हम रिलेट कर पाएंगे उन प्रिंसिपल्स से। ये अपना ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आपको बता रहा था कि जेनेटिक्स, ट्रेट, हेरिडिटी, वेरिएशन और इवोल्यूशन, इसमें कोई भी टर्म समझ में नहीं आई हो, दो चीजें एक जैसी दिख रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ट्रेट्स में बिहेवियर और फीचर्स वाला। हाँ, ट्रेट्स जैसे किसी चीज को आप देख के पहचान सकते हो। जैसे हम किसी का भी ले, जैसे हम एक बर्ड की बात करते हैं, तो बर्ड्स में जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स बन जाते हैं, तो ये इसका एक ट्रेट है, दिखाई दे रहा है क्लियर। अब दूसरी किसी ट्रेट की बात करें कि बर्ड्स ग्रुप में रहती है। अब ग्रुप में रहने के लिए हम उस एक बर्ड को लेके हम बता नहीं सकते कि इसका बिहेवियर किस तरह का है। इसका बिहेवियर इसके नेचुरल हैबिटेट में पता लगा पाएंगे। तो बिहेवियर भी एक ट्रेट होता है। जैसे मैंने कहा ना कि गुस्से वाले हो, तो ये क्या है? ये ट्रेट है। अब ये कोई आपकी बॉडी के फीचर से नहीं पता चलेगा, हाँ इसकी एक आंख ऐसी है, गुस्से वाला है, नहीं, एक आंख ऐसी है तो वो उसका बॉडी का फीचर है, वो रिकॉग्नाइजेबल फीचर है। लेकिन बिहेवियर आपको छेड़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने गुस्से वाले हैं, है कि नहीं। तो आपको समझ में आया? बिहेवियर जो है
मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग जैसे उल्लू है, वो रात को सो जागता है, दिन में सोता है। अभी इसकी बॉडी को देख के आप नहीं पता लगा सकते, इसको आप नेचुरल हैबिटेट में देखोगे तो पता चलेगा कि यार दिन में ये सोया रहता है, कम एक्टिव रहता है, और रात में एक्टिव होता है। तो ये बिहेवियर भी इसका एक ट्रेट कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? और कोई चीज? बच्चों हम शुरू करते हैं, और हमारी बुक में शुरुआत में बता रखा है, ये हमको सबको समझना है कि ट्रेट्स जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो हमेशा कुछ कुछ वेरिएशंस आते हैं। पहली बात से हम यहां शुरू करते हैं बच्चों। कोई एक इंडिविजुअल है, एक पेरेंट है, उस एक पेरेंट से उनके बच्चे हुए। पेरेंट से जब भी बच्चे होंगे तो दो तरीका रिप्रोडक्शन होगा, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जब रिप्रोडक्शन होता है तो नया इंडिविजुअल बनता है। अभी जो नया इंडिविजुअल बना है इसमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा। बताओ कब वेरिएशन ज्यादा आते हैं? एसेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा आते हैं या सेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा आते हैं? क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस बहुत कम आते हैं, क्योंकि डीएनए की कॉपी में मिस्टेक होती है, लेकिन 99.9% डीएनए एग्जैक्ट बनता है। 0.1%, 0.01% इतने से वेरिएशंस आते हैं बस। और इतने वेरिएशंस जो आते हैं वो वेरिएशन क्या होते जाते हैं बच्चों? एक्यूमुलेट होते जाते हैं। एक्यूमुलेशन वर्ड का मीनिंग आप जानते हो क्या? देखो हमारी बुक में पहले जो हमारा 9.1 है उसमें लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो कौन बताएगा मुझे एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना और डिपॉजिट होते जाना, है ना बेटा? यदि मैं आज खाना खाया और मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मैंने जो खाना खाया है वो फेट मेरी बॉडी पर, मेरी बेली में एक्यूमुलेट हो जाएगी। कल मैं और एक्सरसाइज नहीं करूंगा और दाल बाटी खा के सो जाऊंगा तो वो और एक्यूमुलेट होगी और फिर एक्यूमुलेट होती जाएगी। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा था बच्चों कि एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होता जाना। हम वेल्थ की भी बात कर सकते हैं कि आज मैंने जितनी कमाई की उससे मैंने कम खर्चा किया तो कुछ पैसा बच गया, सेविंग्स हो गई, उसको मैं रखूंगा, कल और मेहनत करूंगा, कुछ और बचाऊंगा, वो रहेगी। तो कल और आज की तो है ही, परसों और बचेगी, नेक्स्ट डे और बचेगी। तो लगातार क्या होते जा रही है? मेरी पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसको, इस वर्ड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहां पर? एक्यूमुलेशन। अब वही बात हम जेनेटिक्स में समझते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है बच्चों? जेनेटिक्स में मैंने आपको कल एक बात बताया था कि मैं एक स्टोरी सुनाता हूं हैथल को अभी मैं बाहर प्राइवेटली एक स्टोरी सुनाऊंगा, मेरी कहानी कि एक बार 19 मई की रात को क्या हुआ था जब मैं उदयपुर से आ रहा था और वीडियो कॉल से चौराहे पे रात को 8 बजे में उतरा, है कि नहीं? उस समय मैंने ब्लैक जैकेट और जीन्स पहन रखा था, लॉन्ग शूज पहन रखे थे, और किस तरह से मेरी हाईजैकिंग की कोशिश की गई। 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए थे, पता है ना ये स्टोरी? अब मैंने ये स्टोरी बताई। अब देखो इसका सीरियस पार्ट समझिएगा। मैंने जैसे स्टोरी हैथल को सुनाई और मैंने कहा कि हैथल अब तुम सिर्फ माही को ये स्टोरी सुनाओ। ये क्या हो रहा है बच्चों? डीएनए का ट्रांसमिशन हो रहा है। ये डीएनए इसने इसको दे दिया। क्या ये एग्जैक्ट वो की वो स्टोरी सुना पाएगी? याद नहीं करने दिया मैंने इसको, न लिखने दिया, तो कुछ ना कुछ वो मिस्टेक्स करेगी अनइंटेंशनली। उस मिस्टेक्स को हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएशंस। इसने वो कहानी सुनाई माही को। माही ने जो कहानी हैथल से सुनी है उसमें पहले से गलतियां हैं, पर वो माही के लिए गलतियां नहीं है, क्योंकि दूसरे तो ओरिजिनली वही सुनी है। अब वो ये कहानी माही सुनाएगी नेहल को, तो क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली माही भी कुछ अपनी तरफ से चेंज कर देगी गलती से, और वो जो चेंज हुए तो बताओ नेहल के पास जो स्टोरी गई उसमें क्या हैथल की गलतियां भी थी कि नहीं थी? थी। क्या माही की गलतियां भी थी? तो नेहल के पास जो स्टोरी आई उसमें ज्यादा गलतियां रही। क्यों? वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते गए। अब नेहल ये स्टोरी सुनाएगी खुशी को, तो क्या होगा? नेहल की और कुछ वेरिएशंस आए,
ये वेरिएशंस और इकट्ठे होते जाएंगे। यदि हम इसको 50 बच्चों के अंदर समझें तो हम देखेंगे कि कहानी की जो, और शायद बीच की बात तो वो की वही रहे, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी बातें चेंज हो जाएंगी। ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जो वेरिएशन अब आप हम सब ने यहां पर इकट्ठा कर दिया, और सबको यूं कहा मैंने, सुनिएगा समझिएगा ध्यान से, मैंने सबको कहा कि जो जो कहानी आपको आपने सुनी है अब उसको कागज पे लिखो। सबने कागज पे वो कहानी लिखी। अब उस कहानी में मैं जब देखूंगा कि यार 50 में से 30 लोगों ने एक गलती लिखी है और 50 में से 5 बच्चों ने दूसरी तरह की गलती लिखी है, तो बताओ कौन सी गलती पहले हुई होगी? 30 वाली। क्योंकि ये कहानी गई यहां पे और यहां पर जाते जाते परिधि के पास कोई मिस्टेक हुई तो वो इसके पीछे के 30 बच्चों में वो मिस्टेक होगी, क्योंकि परिधि ने वो मिस्टेक की। लेकिन जो बच्चे 5 ही मिस्टेक कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो लास्ट में अभी अभी हुई होगी। क्या मेरी बात समझ आई आपको? यही है हमारी बुक का पहला क्वेश्चन। समझिएगा गहराई से कि एक एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाली एक स्पीसीज है। उस स्पीसीज में सारे लोगों में से 10% लोगों में ट्रेट ए मिलता है। 10% लोगों में क्या मिलता है? ट्रेट ए। और 60% लोगों में मिलता है ट्रेट बी। बताओ कौन सा ट्रेट इवोल्यूशन में पहले डेवलप हुआ होगा? जो ज्यादा लोगों में। आपको मैं बहुत सिंपल से बताऊं, जो कहानी में गलती हैतल नहीं कर दी सबसे पहले, वो तो सबकी कहानी में मिलेगी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जो गलती खुशहाल ने की, वो उन 2 बच्चों की कहानी में ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ही उसका सुना। क्या बात समझ आई आपको? तो जो वेरिएशन अभी अभी हुआ है वो कम पॉपुलेशन में मिलेगा। जो वेरिएशन बहुत पहले आया वो ज्यादा % पॉपुलेशन में मिलेगा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। और मैं वापस आपको यहां अलर्ट करना चाहता हूं। देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इतनी बातें करनी पड़ रही हैं। आप सोचो कि आप इसको कैसे लिखोगे। लिखना चैलेंजिंग है कि नहीं? फिर ये मैं आपको फील करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, और यदि आप बुक को अच्छे से रीड करोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। क्लियर? तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कृति, पढ़ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? How does the creation of variations in a species promote survival? How does the creation of variation promotes survival? अब ये बात समझें कि वेरिएशंस आने से हमको सरवाइव करने में कैसे फायदा मिलता है। क्या आपको ये बात, क्वेश्चन समझ में आया क्या? जब एक इंडिविजुअल अपना बच्चा पैदा कर रहा है, उससे उसका बच्चा पैदा हो रहा है, तो वेरिएशन आने से क्या इस परिवार को कोई फायदा होने वाला है? हाँ, बहुत फायदा होने वाला है। वेरिएशन नहीं आते तो ये परिवार शायद ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, यह एनवायरनमेंट कैसा है? ये लगातार बदलता रहता है। आज जितनी ठंड है, कल शायद और हो जाएगी, परसों कुछ और कंडीशंस होंगी। जब एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है तो हमको भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, और हम चाह के चेंज नहीं हो सकते, हमारे डीएनए में कुछ चेंज होना पड़ेगा। तो वेरिएशंस हमको सरवाइव होने में मदद करते हैं। बच्चों, इसके लिए मैं पहले भी आपको एक स्टोरी सुना चुका हूं, अभी भी बता देता हूं आपको ब्रीफली कि एक कुत्ता है मान लीजिए, और उस कुत्ते के 3 बच्चे होते हैं। तो तीनों तरह के वेरिएशन आए। एक ऐसा डॉग डेवलप हुआ उसका बच्चा जो ज्यादा गर्मी में रह सकता है, एक ऐसा जो बहुत ज्यादा ठंड में रह सकता है, एक ऐसा जो उसके जितने टेम्परेचर पे रह सकता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया। मतलब एक में कोई वेरिएशन नहीं आया, 2 वेरिएशन आए कि ज्यादा गर्मी में रह सकता है, एक वेरिएशन ठंड में रह सकता है। अब आप बताओ कि क्या इससे कुछ फायदा हुआ? हाँ। अब कल का दिन कैसा भी हो, चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे नहीं बढ़े चाहे घटे, इसके पास तीनों में जिंदा रहने वाला एक कुत्ता है। क्या बात समझ में? इस कुत्ते के 3 बच्चे हुए, एक उतने ही टेम्परेचर में रहने वाला, एक ज्यादा टेम्परेचर में रहने वाला, एक कम टेम्परेचर में रहने वाला। ये सारे तरह के वेरिएशन यदि इसके अंदर हुए तो आने वाले जनरेशन के अंदर
आने वाले दिनों में टेम्परेचर जितना भी बढ़े, चाहे नहीं बढ़े, चाहे घटे, तीनों के लिए इसके पास कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो जिंदा रहेगा। वेरिएशन किसी इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, नुकसानदायक भी हो सकते हैं। मान लो कल टेम्परेचर बढ़ गया तो जो ज्यादा टेम्परेचर में जिंदा रहेगा उसके लिए तो अच्छा रहा, लेकिन बाकी दोनों के लिए नुकसानदायक। हमने ये रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी ये क्वेश्चन था, वेरिएशन may not be beneficial for an individual but they are essentially beneficial for the species as a whole। हमने पढ़ा था इस आंसर, यही क्वेश्चन का आंसर यहां पर भी लग रहा है। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी इस चैप्टर के ये जो 1.5 पेजेस हैं ये मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। अब यहां पर आपको वेरिएशंस के बारे में और बताया गया है। मैं आपको बताऊं, जैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशन यहां बैठी हुई, हम 25-30 लोग जो भी यहां पर बैठे हुए, तो हम देखेंगे क्या ट्रेट यहां पर हमारे पास है। चलिए, तो मार्कर चल रहा है क्या? ए, क्या आप सबको ब्लड ग्रुप पता है? ए बी और ओ, चलेगा। चलो ब्लड ग्रुप बोलो फटाफट। बी, ए बी, ए पॉजिटिव। हम पॉजिटिव नेगेटिव में जा रहे हैं, ए बी को ले लो। हाँ, ओ ओ मार्कर है बेटे? हाँ, पता नहीं। चलो नेक्स्ट ए ओ, बोलते जाओ आगे बच्चों। ए बी, नेक्स्ट वापस है, 2 बार है। ओके, ओ पता नहीं। बी ओ ए ओ ओ हिमांशु ओ ओ काव्य नहीं पता। ए सॉरी, ए ओ बी नहीं पता। श्रीधराज पढ़ा बोलो यार। ए पता नहीं है। तेरा कितना है? तेरा क्या है? तेरा भी ए बी होगा यार, आप दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हो। मेरे को पता ही नहीं था। होमोजाइगस ट्विंस। हाँ, नेक्स्ट। तो उसको मैं ए बी मान लेता हूँ, ठीक है, पता कर लेना फिर भी। ए बी मान लेता। हाँ बेटा, बी ए। बच्चों, एक हमको कोई इससे पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने फिर भी देखा कि हमारी इस ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने ट्रेड्स है। हमने देखा 4 तरह के ट्रेड्स है। 5वां ट्रेड एक और है, पता नहीं वो ट्रेड है, लेकिन वो कम लोगों में उसको नेगलेक्ट करना। तो जो ये 4 ट्रेड है, ये ट्रेड क्या है? ब्लड का ग्रुप है। तो ब्लड में किस तरह का एंटीजन मिलता है, उस तरह से ब्लड को हमने क्लासिफाई कर रखा है। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है ये 12 लोग हैं, ये 6, ये 2 और ये 10। तो हमको ये पता चला कि इतने। अब मैं नॉर्मल पूछूं, यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले होते, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले होते तो बताओ कौन सा ट्रेड पहले आया होता? ए, क्योंकि ये ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है, ये सबसे कम लोगों में, ये रेयर लोग हैं, एंटिक लोग हैं, तो विशेष है, तो कम लोगों में ही ये मिल रहा है। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? क्या आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? हमारी बुक में यही बात बताइए, ईयर लोब से बताइए। ईयर लोब फ्री वाला, ईयर लोब अटैच वाला। अटैच मतलब यहां से सीधा आया और यहां आके चिपक जाता है, ठीक है, और फ्री मतलब यूं आके और फिर यूं जाता है, तो वो होता है फ्री। मेरा कैसा है? फ्री ईयर लोब है क्या? नहीं, लड़कियों के ऐसा तो नहीं है वो कान में पहनते हैं तो नीचे भारी होकर वो हो जाता है, ऐसा तो नहीं, पर दिख जाएगा वो चिपका हुआ है क्या नहीं? तो कोई ट्रेड कितने लोगों में है उससे भी हम अनुमान लगाते हैं
कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। इवोल्यूशन के कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं ना, इवोल्यूशन के को स्टडी करने वाले, वो इस तरह से पता लगाते हैं कि ह्यूमन बींग्स ओरिजिनली कहां पर इवॉल्व हुए। तो हमको ये बताया जाता है कि अफ्रीका से हम सभी आए। आप सभी कहां से आए कृति? अफ्रीका से। आप कहां से आए हो? टोकर से नहीं आए हो, अफ्रीका से। ये भी टोकर के लिए। आप टोकर के हो? तो बामनवाड़ा, कुंडा, ओके, वहां से तो है टोकर होकर। हाँ सुनिए, तो मैं आपको बता रहा था बच्चों कि ये जो ट्रेड्स हैं इस तरह से मिलते हैं। अब हम आगे हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों? हाँ, पहले यहां पर एक चीज और दे रखी है। अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा? ट्रेड। क्या पढ़ा बच्चों? ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? एनी रिकॉग्नाइजेबल फीचर और बिहेवियर। बॉडी का फीचर हो या फिर बिहेवियर हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। प्यारे बच्चों, ट्रेड दो तरह के होते हैं। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड। क्या नाम बताया मैंने? इनहेरिटेड और दूसरा एक्वायर्ड। चलो समझे हम इनको क्या मतलब है। हमारी बुक में दे रखे हैं क्या ये? बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज दे रखा है। देखो 9.2.1 लिखा है इनहेरिटेड ट्रेड। लिखा है इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब क्या होता है? द ट्रेड which can transmit from one generation to another generation is called inherited trait. बच्चों, मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, और मेरे बेटे का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। तो आप सोचिए कि ये कैसे हुआ। तो ये हुआ कि मेरे बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है ये डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पे। तो ब्लड ग्रुप कैसा ट्रेड है? इनहेरिटेड। ब्लड ग्रुप कैसा ट्रेड है? इनहेरिटेड। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो द ट्रेड विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड, एंड द ट्रेड विच डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड। बच्चों, मैं थोड़ी मेहनत करके और कोई लैंग्वेज सीखना चाहता हूं, स्पेनिश। मैंने थोड़ी सी मेहनत करके स्पेनिश सीख ली, ठीक है, और फिर मेरी शादी हुई। तो मेरा बच्चा जो होगा, क्या वो स्पेनिश बोलेगा पैदा होते? नहीं। मतलब कि मेरा जो स्पेनिश बोलने का जो ट्रेट है, मैं स्पेनिश में बात करता हूं, ये मेरा ट्रेट है, लेकिन ये ट्रेट मैं मेरे साथ ही लेकर मर जाऊं। ये ट्रेड एक्वायर्ड ट्रेड है जो मैंने मेरी लाइफ के दौरान अर्न किया है और जो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, वो मेरे जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा। मेरी तो बॉडी ठीक है, लेकिन कोई पहलवान हो और बहुत एक्सरसाइज करे और उसके मसल्स एब्स आ जाए, तो क्या उसका बच्चा पहले मसल्स वाला पैदा होगा? नहीं, उसको अलग से पैदा होने के बाद वापस मेहनत करनी। कोई मैथमेटिक्स का विद्वान पंडित है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, तो क्या उसका बच्चा मैथमेटिशियन होता है? नहीं। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये जो मैथमेटिक्स का नॉलेज, ये जो लैंग्वेज का नॉलेज, ये जो मैंने बॉडी को अपने हिसाब से डेवलप की है, क्या ये ट्रेड एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं? नहीं जाते। तो ये ट्रेड कहलाते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। तो ट्रेड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। मेरी आंखों के पिपिल कैसा है? ये काली काली आंखें हैं मेरी। और तो क्या ये काली काली आंखें बच्चे में भी जाएंगी? हाँ। तो ये ट्रेड कैसा है? इनहेरिटेड ट्रेड। मेरा ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, बच्चे में जा रहा है, मान लो, इनहेरिटेड ट्रेड। मेरी हाइट, बच्चे की भी हाइट, इनहेरिटेड ट्रेड। जो ट्रेड पेरेंट से बच्चों में जाता है उसको इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इनहेरिटेड ट्रेड? क्योंकि ये मेरी बॉडी के अंदर डीएनए में है। मैं मेरी बॉडी को मेहनत करके मसल्स बनवा रहा हूं, तो ये मेरे डीएनए में नहीं है, ये मैंने लाइफ के दौरान अर्न किया है। क्या बात समझ आ रही है आपको? ये ट्रेड
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है। क्या आपको एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट के बीच में डिफरेंस समझ में आया? बताइए आराम से, टेक योर टाइम। पक्का आया सभी को? ट्रेट मतलब हम जो अपने लाइफ टाइम में जो हम हमारे बिहेवियर को, हमारे बॉडीली फीचर्स को हम डेवलप करते हैं, पर वो हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए से एसोसिएटेड नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट। सपोज जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो और आपके बेटे का नहीं है, तो वो इनहेरिटेड आएगा या एक्वायर्ड? वो क्यों नहीं है तो इनहेरिटेड ही वो। मैं आपको बताऊंगा, सुनिए बच्चों। कृति ने एक बात कही कि मेरे एग्जांपल में अभी मैंने ये बोल दिया था कि ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है। मेरा ब्लड ग्रुप है ए, वाइफ का है ओ, और मेरा बेटा हुआ, उसका ब्लड ग्रुप है ए, उसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो आपका ये कहना हुआ कि ये क्या हुआ सर? तो आपका इसमें कोई लेना देना नहीं, ये कैसे हुआ? कोई घबराने वाली, चिंता वाली बात नहीं है बच्चों। ऐसा क्यों हुआ, यही तो अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसा होता है कि आपके अंदर कोई बात आपके पेरेंट्स में से एक की ज्यादा आती है, एक की नहीं आती है। ऐसा होता है। तो ये कैसे होता है, ये समझना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। ये समझना टफ है कि बच्चे के अंदर कौन सी मेरी बात आएगी, कौन सी मेरी बात नहीं आएगी। मेरी मान लीजिए उसके अंदर, बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप तो मां का है, लेकिन कुछ और बात मेरी आ रही है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये बात को बच्चों बहुत सालों तक हमको बिल्कुल भी इसमें पता नहीं चलता। हाउ ट्रेड्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, हमको पता ही नहीं चलता था। इसके बारे में एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे बच्चों। कुछ कुछ लोग इतने महान होते हैं कि उन्होंने क्या बड़ी डिस्कवरी की है, ये समझना भी अपने आप में चैलेंज होता है। जब रोमिल ग्रिगोर जॉन मैंडल की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रिगोर जॉन मैंडल, जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है? ग्रिगोर जॉन मैंडल। बच्चों, ग्रिगोर जॉन मैंडल ने अपने लाइफ में, अब देखो हमारा टॉपिक चेंज हो गया है ना, हम ट्रेट की बात कर रहे थे और यहां पर कृति ने क्वेश्चन किया, हम अपने ट्रेक पे वापस आ गए। ये ट्रैक है हमारी। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्रिगोर जॉन मैंडल क्या कौन थे। बच्चों, ग्रिगोर जॉन मैंडल की लाइफ हिस्ट्री भी आपको यहां दे रखी है। ऑस्ट्रिया में शायद ये जन्मे थे, है ना, और इनको मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन इनके शायद फादर या मदर चाहते थे कि ये डॉक्टर बने। तो इन्होंने ले ली लाइफ साइंस, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ये पढ़ने लगे। और फिर क्या पता कैसे कुछ लाइफ में इनके चेंजेस आए और ये बन गए फादर। फादर मतलब वो वाला फादर, क्रिश्चियन वाले होते हैं ना, पॉप, हाँ वो वाले, हाँ चर्च में प्रीच, प्रिस्ट, पादरी बन गए। और फिर अब ये थे बहुत साइंटिफिक फादर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो चर्च में ये काम करते थे उसके वहां पर कुछ बगीचा था, और उस बगीचे में इन्होंने कुछ प्लांट्स उगाए, और उन प्लांट्स को देखा कि यार ये प्लांट इतना लंबा, ये प्लांट इतना ड्वार्फ, ये टॉल, तो यदि इनका बच्चा होगा तो कैसा होगा, आओ पता लगाते। तो इन्होंने कैसे किया, इन्होंने इसका जब फ्लावर उग रहा था, इसका फ्लावर उग रहा था, रिवाइंड करते। हाँ, तो ये जो प्लांट टॉल था, ये ड्वार्फ था, इसका फ्लावर उग रहा था, इसका भी फ्लावर उग रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि इसके फ्लावर में से जो स्टेमन थे उनको हटा दिया, यार ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर ले, और फिर इसके चारों ओर थैली लगा दी। और इसके जो ड्वार्फ था उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे थे, उनके पॉलन ग्रेन्स को ब्रश से इकट्ठा किया, और जब इसकी जो पिस्टिल डेवलप हो गई तो उसको खोल के उसकी पिस्टिल पर इन्होंने ये पॉलन ग्रेन्स डाल दिए और इसको वापस पैक कर दिया।
कुल मिला के ये इंश्योर किया कि इस में से जो बच्चे बनेंगे, जो सीड्स बनेंगे, वो एक ड्वार्फ और एक टॉल प्लांट के हाइब्रिड होंगे। और देखते हैं इनको उगाकर क्या होगा। तो हम आगे इस टेक्निकल और इस तरह की पूरी डिटेल में हम आगे जाएंगे। अभी तो सिर्फ बता रहा था बच्चों में कि ग्रिगोर जॉन मेंडल ने इस तरह से प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए। नॉर्मली किसी कोई बहुत बड़ा कि मेरे को नाम मिल जाएगा, कि पैसा मिल जाएगा, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? कि शायद हमको कुछ नौकरी मिल जाएगी, तो कितना कमाया, अरे वो तो बहुत होशियार था, उसने क्या कमा लिया। कमाना इंपॉर्टेंट नहीं था बच्चों पुराने टाइम में। आजकल मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई, हर किसी की सक्सेस किससे हम तोलेंगे कि कितना पैकेज लगा। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। पैसे के प्रति आप लोगों का क्रेज ज्यादा पैसे में तो नहीं है। आप बिल्कुल रियल साइंटिस्ट हो, जैसे ग्रिगोर जॉन मेंडल था, आएगा नहीं। चलिए, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल ने उस समय अपने जो एक्सपेरिमेंट किए उनको बराबर नोट किया, उसकी डायरीज में नोट करने के बाद वो डायरीज पब्लिश करने के लिए भेजी, जिनको जर्नल को भेजी उन्होंने वो लिया, क्या काम है, इसको रद्दी में डाल दिया, लाइब्रेरी में रखवा दिया, और ग्रिगोर जॉन मेंडल गुमनामी के अंधेरे में ही मर गए। ग्रिगोर जॉन मेंडल के मरने के शायद 30-40-50 साल बाद कुछ साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने जब इसकी सारी डायरीज निकाली, देखो मेरे कैसे गुज़बम्स आ जाते हैं ऐसी बातें बताता हूं। तो आप तो देख ही नहीं रहे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि 30-40-50 साल बाद उन्होंने जब उसकी डायरीज देखी और उसके वर्क को देखा, फिनोमिनल वर्क। आज भी हम उसके वर्क के हिसाब से ही समझते हैं बहुत सारी चीजें। वो उस समय ऐसे टाइम पे बताई थी जब ना तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है कि जीन्स होते हैं, कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब उसने इन सब के बारे में बता दिया पहले से। ये कैसे हुआ होगा, ये जानने की आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। यू शुड हैव दिस क्यूरियोसिटी। तभी आपको कल का जो हम पढ़ेंगे ग्रिगोर जॉन मेंडल को डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, ग्रिगोर जॉन मेंडल के मरने के 40-50 साल बाद जब उसको देखा, तब लोगों को समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहा था। उसके टाइम के लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बड़ी बात है। तो बच्चों अपने टाइम से बहुत आगे थे, और आज भी उनकी थ्योरीज सक्सेसफुल है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ग्रिगोर जॉन मेंडल ने दिए। हम लोग 3 लॉज पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब कैसे ट्रेड एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, कैसे होते हैं, क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, ये बात हमको ग्रिगोर जॉन मेंडल ने बताई, और उसके लिए उन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, हम लोग ग्रिगोर जॉन मेंडल पर कल पूरा डिटेल में स्टडी करें, और मैं चाहता हूं कि आप घर से भी उसको अच्छे से पढ़ के। बिफोर दैट हम लोग कंक्लूड करें, मैं आपको थोड़ा सा वापस इस चैप्टर पर आज तक जो पढ़ा हमने रिवाइज करता हूं। पहली बात, जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं, क्या वेरिएशन आते हैं, ये सारी चीज जेनेटिक्स में आती है। ट्रेड क्या होते हैं, हमारी बॉडी के बिहेवियरल या फिर बॉडी के फीचर्स, स्ट्रक्चरल फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। हेरिडिटी, वेरिएशंस, इवोल्यूशन, ये आपको समझ में आया होगा। ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं, 2, इनहेरिटेड ट्रेड एंड एक्वायर्ड। क्या समझ में आया आपको? इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब वो ट्रेड जो, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूं बच्चों, कि हमारे यहां पर इंडिया में, हम लोग इंडिया के सब इंडियन ही है, हमारे यहां पर जो गर्ल्स हैं, जो आपकी मम्मी है, वो नाक में छेद करते हैं, कान में भी छेदवाते हैं। कितने जनरेशन से ऐसा हो रहा है आपको याद है क्या? कितने मालूम में? 1000 साल, या शायद उससे भी ज्यादा, 5000 साल। हम तो उनके भी पहले देखते हैं, और ज्यादा 10,000 साल। इतनी जनरेशन से ये हो रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसके कान और नाक में पहले से छेद हो? मतलब कि कान और नाक को जो आप ये छिदवाते हैं, ये आपका एक्वायर्ड ट्रेड है, ये इनहेरिटेड नहीं होता है। होता है क्या?
कान फटा हुआ आ जाए अलग चीज है, पर कान छेद वाला आया ऐसा आपने देखा नहीं ऐसा? शायद मेरी नॉलेज में नहीं हुआ ऐसा। नाक कान दोनों छेद वाले हैं, एक कान में तक दोनों कान में। चलिए हम मान सकते हैं कुछ एबनॉर्मल के, लेकिन जनरली हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं। इससे ये पता चलता है, आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी कि कौन सा ट्रेट एक्वायर्ड होता है और कौन सा ट्रेट इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड ट्रेट मींस एक ऐसा ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, इसको इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। और हमारी बॉडी के ऐसे ट्रेट्स जो हमारे पास तो हैं लेकिन हमारे ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट। ये हमने एक्वायर किए हैं एनवायरमेंट से और वो इनहेरिटेड नहीं होते। कुछ जो हम एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं लेकिन यदि वो हमारे डीएनए में हो गए तो वो इनहेरिटेड हो सकते हैं। बहुत सारी कुछ कॉम्प्लेक्स बातें भी हैं, वो हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों?